अपन पढ़ रहे हैं राज ई लर्निंग पे देख रहे हैं। आज जो अपना मैटर है वो है मेटल। जो मेटल्स होती हैं उन मेटल को अपन हिंदी के अंदर धातुएं कहते हैं। और धातुएं किसको कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अपन धातु कहते किसे हैं। तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको धातु कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागते हैं वो देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई भी आपके परमाणु हैं, जैसे कि मैं आपके सोडियम परमाणु की बात कर लेता हूँ। सोडियम परमाणु के अंदर यहाँ आपके ये तो जाएगा नाभिक। इस नाभिक के अंदर पहली जो कक्षा है उस पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी कक्षा के अंदर भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद में क्योंकि हमें पता है कि जो सोडियम होता है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। तो पहली कक्षा के अंदर के कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन जो बाह्य कक्षा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इसको क्या करना पड़ता है, अष्टक पूरा करना है। और अष्टक पूरा करने के लिए या तो वह 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागे या फिर 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करें। तो इसमें सबसे बेस्ट ये रहता है कि वो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उसको अपन जो आयन पीछे रहता है उसको अपन बोलते हैं धनायन। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको अपन बोलते हैं ऋणायन। यहाँ पे जितनी भी धातुएं हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो क्या बनेंगे फ्रेंड्स, धनायन बनाएंगे। पहली शर्त ये हो गई। चाहे आप सोडियम का ले लीजिए, चाहे मैग्नीशियम ले लीजिए, चाहे एल्यूमिनियम ले लीजिए, जो भी आप देख रहे हो वो देख सकते हो। इसके विपरीत यदि अपन ऑक्सीजन की बात करें तो वो धातु नहीं है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो आपके ऋणायन बनाएगा। और ऋणायन बनाएगा तो वो आपके धातु नहीं होगा, वो आपके अधातु होगा। तो पहला कंसेप्ट तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जितने भी धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। दूसरी बात की आती है कि आवर्त सारणी का अधिकांश भाग गहरे होते हैं, यानी कि ज़्यादातर आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं अपने पास में वो सारे के सारे मेटल्स हैं, जिसमें S, P, D और F ब्लॉक होते हैं। देखिए आवर्त सारणी के अंदर ये वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं S ब्लॉक। बीच वाला ये पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं D ब्लॉक। और ये वाला जो ब्लॉक होता है इसको अपन बोलते हैं P ब्लॉक। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है इस पोर्शन को अपन बोलते हैं आपके F ब्लॉक। तो यदि इधर वाले पोर्शन को अपन छोड़ देते हैं तो इसके अलावा जितनी भी सेंस है वो सारे के सारे ही क्या है, मेटल होते हैं। तो पहली चीज़ तो अपने को ये क्लियर होनी चाहिए कि मेटल आवर्त सारणी में कहाँ होते हैं और मेटल कहते किसको है। नेक्स्ट आता है कि जो भी मेटल्स होती है यानी कि धातुएं होती है उन धातुओं के भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं। यदि उसको बाह्य रूप से अपन देखेंगे तो उसके जो भौतिक गुण हैं वो कैसे होंगे। तो जितनी भी धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि जितनी भी मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में होगी। लेकिन इसमें आपको अपवाद मिलेगा मरकरी का। जो पारा होता है Hg मरकरी का प्रतीक है। ये पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अपने को याद रखना। दूसरा, धातुओं में धात्विक चमक होती है, यानी कि चमक पैदा करेगी, उसको अपन धातु का भौतिक गुण कहेंगे। धातु है तो वो चमक पैदा करेगी जिससे पॉलिश किया जा सकता है। तीसरा जो धातुओं का भौतिक गुणधर्म है कि धातुएं सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है, कठोरता पाई जाती है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं। इनके बीच में आणविक स्पेस कम होता है, जिसके कारण उसमें कठोरता ज़्यादा होती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, यानी कि इनको पीट करके चद्दर बना सकते हैं अपन। जो भी चद्दर टाइप की जो शेप बन रही है वो अपन इससे बना सकते हैं, किनसे, धातुओं से, क्योंकि उसमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है।
धातुएं तन्य होती है, यानी कि इनको खींच करके तार बनाया जा सकता है। और जो सोना होता है, जिसको अपन एयू ओरम भी बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा लंबा तार खींचा जा सकता है। इसी तरह धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। अपन देखते हैं जब भी लोहे के बर्तन में खाना बना रहे हैं या स्टील के बर्तन में अपन खाना बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके वो भी जो है गर्म हो जाता है। गर्म होने का कारण ये है कि एक बिंदु से लेके एक अणु से दूसरे अणु के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, और ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है तो यह है कि वो मेटल है। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। नेक्स्ट होती है धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो भी आसानी से हो जाता है, किस में से, मेटल में से। इसलिए ये माना गया है जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होगी, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों से प्रवाह होगा। इसमें देखा जाए कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होगा, तो वो होगा सिल्वर, जिसको अपन एजी या चांदी बोलते हैं। कभी भी ये काफ़ी बार एग्जाम प्रश्न भी पूछा गया है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो वो है आपके सिल्वर, एजी। इसी तरह जितनी भी धातुएं होती है धावनिक होती है, यानी कि धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट जो धातुओं के बारे में है वो है आपके सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके धातुओं का घनत्व उच्च होता है। जो सोडियम और पोटेशियम है इनका घनत्व क्या है, कम है। घनत्व का मतलब एक निश्चित क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले आयनों की संख्या। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट होता है जितनी भी धातुएं होती है उनके गलनांक उच्च होते हैं, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पर उनका जो मेल्ट होगी वो ज़्यादा टेम्परेचर पे होगी, तो गलनांक भी उच्च होता है। तो ये जो अपन ने देखे थे ये थे आपके धातुओं के भौतिक गुणधर्म। पहले अपन ने देखे थे कि धातुएं होती क्या है, धातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पे रहती है, और SPDF ब्लॉक क्या है, और धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन से। नेक्स्ट आता है अपने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकली उनकी प्रॉपर्टी कैसी। तो पहली प्रॉपर्टी है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। यदि जो भी मेटल्स है उसको यदि हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो वो आपके MO बनाएगा, जिसको अपन बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि ये देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके आपके क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड बना रहा है। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना देता है। जैसे कि Cu है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना देगा। इसी तरह एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। ये जो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना हुआ है ये आपके उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति का काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी प्रकृति का है, तो वो आता है आपके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति सारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO जैसे कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनमें अम्लीय और सारकीय दोनों प्रकृति के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इसको उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। किसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं फ्रेंड्स, जो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो आपके उभयधर्मी प्रकार का ऑक्साइड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसी तरह ये देख लीजिए, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यदि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया कराओगे तो ये आपके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बना देगा, यानी कि लवण बना देगा प्लस जल बना देगा H2O। तो यहाँ पे काफ़ी बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यदि उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी कि ये तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सार है, जबकि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड सार है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये है आपके अम्ल। तो इनसे क्रिया करके वो अम्ल हो चाहे सार हो, लवण प्लस जल बनाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। ये कब स्थिति है, जब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाई जाती है। अब जब हमें ये पता चल गया है कि जब इनकी क्रिया अपन ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो उनके ऊपर क्या होती है कि एक मोटी परत आती है। तो इससे संबंधित ही एक कॉन्सेप्ट है एनोडीकरण। कौन सा कॉन्सेप्ट है,
एनोडीकरण। ये एनोडीकरण क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र के अंदर एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। ये इसके अंदर अपन कोई लिक्विड भर देंगे, कोई का मतलब इसके अंदर अपन जो लिक्विड भरेंगे वो लिक्विड होगा आपके सोडियम नहीं, आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, HCl लेंगे। इसके अंदर जो एल्यूमिनियम है वो बनाएंगे आप एनोड और दूसरा आपके रहेगा कैथोड। इसमें क्या होगा कि जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा, विद्युत प्रवाह करेंगे अपन, तो विद्युत प्रवाह करने पर ये जो एल्यूमिनियम का एनोड बनाया है इसके ऊपर ऑक्सीजन की मोटी परत बनने लग जाती है। ऑक्सीजन की परत बनेगी, ऑक्सीजन की O2 की परत बनेगी, जिसकी वजह से ये जो एल्यूमिनियम है ये मोटा हो जाएगा, मोटी रोड बन जाएगी। इस मोटी रोड बनने की वजह से एक तो ये चमकदार हो जाएगी, दूसरी बात इसमें संक्षारण नहीं होगा, यानी कि कोरोजन आसानी से नहीं होगा, यानी कि जंग नहीं लगेगा। ये जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को ही एनोडीकरण कहते हैं। क्या है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक परत का निर्माण हो जाता है, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संसारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके संसारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। ये जो आपके एनोड का जो बना होता है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लिया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स सॉरी, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होकर के आपके सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। जो विलयन काम में ले रहे हैं वो है आपके सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं H2SO4 बोलते हैं। तो ये संपूर्ण पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं आपके एनोडीकरण। अब कल अपन देखेंगे इससे संबंधित और जो आपके कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो अम्ल है, ये धातु है, उनकी अम्लों के साथ क्या क्रिया रहती है, जल के साथ क्या क्रिया रहती है, वो क्रिया देखेंगे। थैंक यू।